प्रदेश की सियासत में क्या एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी आर पार की तैयारी में है? जिस तरह से अलग अलग मामलों पर दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर हैं, उससे तो यही लग रहा है। 2018 में सत्ता में कांग्रेस की वापसी कराने वाले कमलनाथ भले 1.5 साल में सत्ता गंवा दिए हों, लेकिन कुर्सी जाने की टीस अभी बरकरार है और तमाम अटकलों को खारिज कर ये जता भी रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, यानी उपचुनाव के सेमीफाइनल के साथ फाइनल तक की तैयारी। हमने जगह जगह में समिति बना दी थी, किस किस को लड़ाएंगे। हमने बहुत सारा काम ये 6 महीने पहले कर लिया था, तो हम ये कर रहे हैं। कोई भी लाइन होए, एक लाइन पक्की है कि मैं मध्य प्रदेश छोड़ने वाला नहीं। हमने वहाँ के प्रभारी बना दिए, वहाँ के मंडल सेक्टर तैयार हैं, जो 3 हैं और 1 लोकसभा का है। मैं 29 तारीख को उनसे मीटिंग कर रहा हूँ। बीजेपी 2018 में सत्ता से गई और 2020 में वापस लौट आई, यानी सत्ता जाने से लेकर वापसी करने का अलग अनुभव है। अब कमलनाथ फिर जोर आजमाइश में है, तो बीजेपी को लग रहा है ये सत्ता की तड़फड़ाहट है। कमलनाथ जब मछली पानी से निकल जाती है तड़फड़ाती है ना, तो सत्ता में गलती से आए या वो सत्ता से बाहर निकल गए तो मछली जैसे तड़फ रहे हैं। गलतफहमी में रहिए मत, जनता आपको जानती है, बेहतर तरीके से जानती है और हर समाज वर्ग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर प्रकार से विकास के उनके लिए प्रतिबद्ध है। उनके कल्याण के लिए, उनके हर अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। ये भ्रम भी इन उपचुनाव में दूर हो जाएगा। देश में कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है, ये सब समझ रहे हैं। डूबती नाव में कौन बैठेगा? मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक और समझदार है, वो भाजपा को ही चुनेगी। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा 1 लोकसभा में उपचुनाव होना है। जाहिर है कि 2023 से पहले सियासत का ये सेमीफाइनल होगा और दोनों दल इसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। कमलनाथ ने अपने इरादे साफ कर दिए, तो क्या एक बार फिर फाइनल कमल वर्सेस कमल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। मध्य प्रदेश न छोड़ने के बयान के साथ क्या है कमलनाथ का मैसेज? भाजपा पर सवाल की बौछार कर क्या जनता के करीब जा पाएगा विपक्ष? महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को छेड़ कांग्रेस ले पाएगी उपचुनाव में फायदा? क्या दिल्ली जाने से इंकार कमलनाथ का सत्ता प्रेम है? जी हां, बीजेपी ये कह रही है कि सत्ता का मोह कमलनाथ नहीं छोड़ पा रहे हैं। सत्ता से बाहर होने के बाद अभी भी तड़प बाकी है और ये बेकरारी ही वजह है कि दिल्ली का रुख कमलनाथ नहीं करना चाहते। और खुद कमलनाथ ये कह रहे हैं कि जो बात सबसे ज्यादा पुख्ता है वो ये कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में रहकर क्या वो कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे? क्या वापस संगठन में मजबूती दिखेगी? क्या गुटों में बटी हुई कांग्रेस मजबूती के साथ आने वाले उपचुनाव लड़ पाएगी? और जीत की जो बात, जीत का जो दम भर रही है, क्या उसमें भी उसे कामयाबी मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूं आपका। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशीष शर्मा जी, हैं विधायक हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही रामकिशोर दोगने जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। रामकिशोर जी, चर्चा की शुरुआत ही आपसे करना चाहूंगी। क्या लग रहा है, जितनी पुख्ता तरीके से ये बात कही जा रही है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश से नहीं जाने वाले, लेकिन क्या कांग्रेस वापसी करने वाली है? बिल्कुल राजनीत जी, कांग्रेस वापसी करेगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही, और कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश के, क्योंकि उनको भी टीस है और जनता को भी टीस है इस चीज की कि हमने एक अच्छे आदमी को खो दिया, एक अनुभवी आदमी को खो दिया है, और एक जो जिनको पूरे देश में काम करने का अनुभव है, हर मंत्रालय में उन्होंने काम किया, मध्य प्रदेश में भी अच्छी सरकार चलाई और नई नई स्कीमें और अच्छी स्कीमें लेके आए, उद्योगपतियों के लिए हो, चाहे गरीब मजदूरों के लिए हो, चाहे किसान भाइयों के लिए हो, चाहे कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए हो, सबके लिए लेकर आए थे। इसलिए सबकी मंशा है कि कमलनाथ जी वापस आए और अगली चुनाव में 2023 में निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे।
चलिए, मुख्यमंत्री बनेंगे उसके लिए तो वक्त है, लेकिन उसके पहले की अगर हम बात करें, अभी सामने उपचुनाव है, एक लोकसभा का भी चुनाव है, उसमें अगर देखा जाए क्या मजबूती दिख रही है? क्योंकि आप ये मान रहे हैं और इस तरीके से आप तैयारी भी कर रहे हैं कि बूथ को मजबूत करने वाले। बिल्कुल पूरी तैयारी हमारी, ये मंडल सेक्टर बूथ लेवल तक काम चल रहा है और सब जगह प्रभारी जिलों में बनाए हैं कमलनाथ जी ने और प्रभारी सब काम कर रहे हैं अपने अपने जिलों में। अभी जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के और विधानसभा के, वहां भी पूरी तैयारी चल रही है और प्रभारी लोग वहां पहुंच रहे हैं बार बार और मीटिंगें ले रहे हैं। सब संगठन के पूरे काम चल रहे हैं जिससे आगे आने वाले चुनाव को बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं और जनता भी हमारे पक्ष में है। जनता भी आपके पक्ष में है, कमलनाथ जी भी बहुत आश्वस्त हैं, आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी। लेकिन सुरेश शर्मा जी, आखिर क्यों बार बार कमलनाथ जी को ये पुख्ता करना पड़ रहा है, ये बार बार क्यों दोहराना पड़ रहा है कि मैं एमपी नहीं छोड़ूंगा? अगर देखा जाए दिल्ली से उनको बुलावा आता है लेकिन वो इनकार कर देते हैं, तो क्या हाईकमान नहीं चाहता कि वो एमपी में बने रहें? देखिए कि इसमें कोई शक नहीं है, कमलनाथ जी बहुत पुराने नेता हैं, उनके पास जो है केंद्र की सरकार चलाने का या मंत्रालय चलाने का उनके पास लंबा अनुभव है। और इस समय जो कांग्रेस का क्राइसिस चल रहा है कि उनको जो है G23 वालों ने दबाव बना रखा है कि गांधी परिवार में अब वो क्षमता और योग्यता नहीं बची है कि वो देश में एक वातावरण बना पाए। इसलिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि लगातार जो मामला बन रहा है, तो बोले कुछ दिनों के लिए बाहर के परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। तो इसी बीच एक नाम आया कि कमलनाथ जी को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बना करके और इसमें इन विवादों को शांत किया जाए। लेकिन दिक्कत मुझे ये लग रही है कि कमलनाथ जी जो है वो मनमोहन सिंह नहीं बन सकते, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने ब्यूरोक्रेसी के रूप में काम किया है, तो वो हमेशा अधीन रह के काम किया बॉस के नीचे। कमलनाथ जी हमेशा बॉस रहे हैं, तो इसलिए कमलनाथ जी जो है वो अच्छा। फिर दूसरा क्या है कि गांधी परिवार की जो पीढ़ी है उनके बड़े वालों से कमलनाथ जी के नजदीक के रिश्ते रहे हैं, संजय जी से रहे हैं, राजीव जी से रहे हैं, तो इनके कारण जो है राहुल जी और प्रियंका जी इनको जो है एक अंकल के रूप में ट्रीट करते रहे हैं। तो अब जो है उनके कहने पर मनमोहन स्टाइल में मुंह बंद करके कमलनाथ जी काम कर लेंगे, इसकी संभावना नहीं है। इसलिए ये गाड़ी आगे पीछे हो रही है। तब बार बार कमलनाथ जी को ये कहना पड़ रहा है कि मैं मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यदि दिल्ली में फाइनल हो जाएगा तो मध्य प्रदेश छोड़ना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, अगर लौटूंगी आपके पास, दिल्ली फाइनल हुए बिना कैसे कह देंगे कोई भी। चलिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। आशीष जी, ये फाइनल है कि कमलनाथ जी नहीं जाने वाले, लेकिन जैसा कि हमने 2018 में देखा और कांग्रेस से एकजुट होकर चुनाव लड़ी, जीती, लेकिन बाद में उन्होंने आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए कि आपने ही सत्ता से उन्हें बेदखल किया। लेकिन अब चुनौती के रूप में आने वाले उपचुनावों को देखा जाए और उसमें कांग्रेस में अगर कमलनाथ जी उन्हें लीड करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो चुनौती होंगे? देखिए, हमारे लिए कमलनाथ जी चुनौती नहीं है। कांग्रेस की सरकार अपने अंतर्विरोध के कारण गिरी और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज मध्य प्रदेश में बनी। जनभावना हमारे साथ थी, इसलिए पिछले 1.5 वर्ष में शिवराज जी की सरकार ने वापस उन कार्यों को शुरू किया है जिन्हें कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था, और इसका अच्छा प्रतिसाद जनता के बीच वापस मिलने लगा है। जहां तक बात है कमलनाथ जी की, तो ये उनके उम्र का भी अंतिम पड़ाव है और मेरे ख्याल से उन्हें भी अब ये लगने लगा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर कोई पकड़ बची नहीं है। गांधी परिवार भी अपनी उस पुरानी पहचान और पुरानी पकड़ को बनाए रखने में नाकामयाब हुआ है, जिसका समय समय पर उन्होंने कांग्रेस के लिए संजीवनी के रूप में काम किया था। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर से ये आवाज उठती दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें मध्य प्रदेश की कांग्रेस से बाहर करना चाहते हैं। इसलिए बार बार उन्हें आकर ये बयान देना पड़ता है कि मैं मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो कई सारे केंद्रीय पदों पर रहे हैं, केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी पता है कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है और आने वाले कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनने के दूर दूर तक कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो मध्य प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहते। केंद्र को तो छोड़ दीजिए, केंद्र में आप ये कह रहे हैं कि नहीं सरकार बनेगी कांग्रेस की, वहां पे ऐसा कोई लीडर नजर नहीं आता, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी लगातार चुनौती देने की बात कह रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि कमलनाथ जी चुनौती नहीं है, जनता ने आपको चुना है, तो क्या जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है कांग्रेस, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की बात है, आप अपने लिए खुद ही एक स्टैंड ऐसा सेट कर चुके हैं कि अब आपको जनता के लिए कुछ अगला ऐसा करना होगा या करके दिखाना होगा? आपका सीधा मुकाबला खुद से ही है। देखिए, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमने संबल योजना को फिर से चालू किया है, किसानों का चना, मूंग, गेहूं की हमने समर्थन मूल्य पर खरीदी की है। इसके अलावा भी जो योजनाएं बंद हो गई थी उन्हें प्रारंभ करने का हम फिर से काम कर रहे हैं।
आने वाले समय में 1-2 माह में, चूंकि कोरोना का संकट हमारे सामने था, इसलिए ज्यादा करने के लिए कुछ था नहीं विकास कार्यों के स्तर पर, लेकिन सरकार ने प्रत्येक जिले के विकास कार्यों का रोड मैप बनाया है। आने वाले समय में युवाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और उल्लेखनीय कुछ कार्य जो है सरकार करना चाहती है, उन्हें आप होते हुए मध्य प्रदेश में देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे दोगने साहब? देखिए, आशीष जी बिल्कुल बोल रहे हैं कि करेंगे करेंगे। 15 साल निकल गए हैं, 15 साल के बाद अभी भी 1.5 साल और निकल गए हैं। अब कब करेंगे? जनता आस लगाए बैठी हुई है, पर पानी तक नहीं आ रहा है। तो ये इस तरह के करेंगे से नहीं होता। कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके दिखाया है। आपने देखा है औद्योगिक नीति कितनी अच्छी आई थी, जिससे लोग उद्योग लगाने को आ गए थे, रोजगार की व्यवस्था होने लगी थी, गरीबों को शादियों में 51,000 रुपए मिलने लग गए थे और बहुत सारी स्कीमें ऐसी आ गई थी, पेंशन पड़ गई थी। तो लोगों को मदद की थी कमलनाथ जी ने, और कमलनाथ जी से बहुत आस है जनता को। जनता खुद चाहती है कि कमलनाथ जी फिर से आए और मुख्यमंत्री बने, और हमेशा उन्होंने विकास की बात की। आपने देखा होगा केंद्र में भी अच्छे अच्छे पदों पर रहे, सभी मंत्रालयों में रहे, काफी मंत्रालयों में रहे, उनका अनुभव भी काफी है, पर उन्होंने हमेशा विकास की बात की और विकास ही किया है। उनके ऊपर एक दाग बता दे अगर कोई भी, तो समझ में आता है कोई दाग नहीं है। वो ईमानदारी से काम करते हैं, अनुभवशील है, और उन्होंने हमेशा आगे देश को आगे बढ़ाने की बात की है। इसे प्रदेश को बढ़ाने का उनको जज्बा है और उनके मात्रा भी है बढ़ाने का। तो आगे आने वाले समय में निश्चित वो ही बढ़ाएंगे मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश को नई दिशा देंगे। चलिए, आप कह रहे हैं कि अनुभव काफी है और उनका अनुभव काम आएगा, लेकिन सुरेश सर, आपको क्या लगता है? अनुभव है, लेकिन क्या नेताओं की कमी है, नेतृत्व की कमी है? अगर ये अनुभव किसी अच्छे लीडर को दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए जो युवा हो, तो क्या कांग्रेस में भी जान आ सकती है? देखिए नाजनीन जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ जी के पास केंद्र में एक मंत्रालय चलाने का अनुभव है। उनका अनुभव सरकार चलाने का नहीं है, प्रदेश चलाने का नहीं है। उन्होंने जितने वर्ष भी काम किया है सिंगल मंत्रालय में, उस मंत्रालय के बारे में उन्होंने अच्छा आउटपुट दिया होगा। तो यहाँ तो सारे मंत्रालयों के मालिक बनना पड़ता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद। वो जनता के बीच जाकर के आपको राजनीतिक समीकरण सेट करना पड़ते हैं। जब कोई पीड़ित होता है, तकलीफ में होता है, या सूखा या ओला पाला वाली स्थिति बनती है, तो आपको लोगों के बीच में जाना पड़ता है। वल्लभ भवन में बैठ करके कारपोरेट स्टाइल में सरकारें नहीं चला करती हैं, और उसका परिणाम असंतोष भी रहता है और जनता में असंतोष भी रहता है। मध्य प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, मैं ये टिप्पणी नहीं करना चाहता था, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन जब हुआ था तो मात्र 5 सीटों के अंतर से हुआ था। और 5 सीटों का मतलब ये कि जो किसान कर्ज माफी का लुभावना नारा था, वो 5 सीट अतिरिक्त दिला पाया। तो ये हम सबको समझने वाली बात है। राजनीति जो है वो कई बार एक जुमले पर चुनाव जीत लिया जाता है, एक जुमले पर चुनाव हार लिया जाता है। यदि शिवराज सिंह चौहान ये नहीं कहते कि कोई माई का लाल, तो वो नुकसान नहीं होता, वो 5 सीट फिर मिल जाती। तो मुझे ये लगता है कि राजनीति में जो कथन है वो बड़े मायने रखते हैं। तो अब जो है कमलनाथ जी की एक बार जो अनुभव वाली हंडिया थी वो एक बार चढ़ चुकी है। अब उनको ये मूल्यांकन होगा जनता के बीच में कि वो 15 महीने में उन्होंने आउटपुट क्या दिया। मुझे लगता है कि आज 15 मेरी बात पूरी होने दीजिए। थोड़ी सी बात है फिर बीच में रह जाती है तो उसका कोई मायने नहीं रहता। जब 15 महीने के काम का आउटपुट आप बताएंगे, तब ये समझ में आएगा कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में आने के बाद क्या बहुत कुछ दिया है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो विवाद की है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो समर्थन की हो सकती है। तो ये चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है। जी, एक लाइन में समझा जाए दोगने साहब, सिर्फ जुमलों से काम नहीं चलेगा, घोषणाओं से आप लुभा सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा। जब आप नहीं गए, जहां असंतोष था वो जनता के बीच में भी था, आपके पार्टी के विधायकों के बीच में भी था। राजनीति असंतोष नहीं था जनता के बीच में, विधायकों के बीच में। आपने देखा किस तरह से खरीद फरोख्त होकर विधायक गए। लेकिन उसके बाद भी तो आप उपचुनाव में गए थे, उसके बाद भी तो आप उपचुनाव में गए थे। जो पार्टी छोड़ के गए वो और ज्यादा मतों से जीत कर आए। राजनीति जब सरकार रहती है तो सब संभव होता है। सरकार थी भाजपा की, और भाजपा की सरकार ने कितना पैसा लुटाया उस चुनाव में आपको पता होगा, और वो पैसे से हमें नहीं पता। आप आरोप लगा रहे हैं तो आप बताइए। ऐसी बातें पहले भी खूब कही गई थी। मेरा आरोप है कि सरकार का दुरुपयोग किया, कलेक्टरों का दुरुपयोग किया, एसपीओ का दुरुपयोग किया, पैसे का दुरुपयोग किया। उसके बाद ये लोग जीते हैं, जैसे कोई जीते नहीं है। जीतते तो पहले भी जनता ने मैंडेट दिया था कांग्रेस को।
कांग्रेस को मैंडेट दिया तो सरकार चलाना चाहिए। चलिए फिर दमोह पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अब जिस फॉर्मूले पर आप आगे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, दमोह फॉर्मूले को आप आगे रखने की बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ कहना चाहेंगे? तब भी बीजेपी सरकार में क्वेश्चन करना, पर यही क्वेश्चन करते विपक्ष से है। 15 साल से सरकार में ये है और हमसे पूछते हिसाब भी आपने क्या किया। उनको खुद को बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से हम जीतेंगे, आगे कैसे आएंगे। ये हमेशा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते आ रहे, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भाई 15 साल से मध्य प्रदेश सरकार आपकी थी, भाई वर्तमान में भी सरकार आपकी है, आपने क्या किया ये बताइए। आपने देखा है किस तरह से कोरोना में लोग परेशान हुए हैं, आपने देखा है किस तरह से लोगों को अन्न नहीं मिल रहा, अनाज नहीं मिल रहा है, और ये घोषणा करते जाते हैं, रोज उद्घाटन करते हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, पर गैस के प्लांट अभी तक अस्पतालों में नहीं लगे हैं। तीसरी वेव आने की चांसेस लग रहे हैं, पर वहाँ व्यवस्था हुई है क्या अस्पतालों में? तो ये लोग हमेशा ये झूठ बोलते हैं और जोर जोर से बोलते हैं और जल्दी बोलते हैं, इस नीति पर चलते हैं लोग ये। और कांग्रेस चलिए ठीक है, यानी कि आशीष जी आप कांग्रेस की आवाज को दबा देते हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो या सड़क पर हो। ठीक है, पूछ लेते हैं। वो चल रहा था। इसके साथ ही दूसरी, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि जनता इनकी नजर में बिकाऊ है। ये किस तरह से लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं कि पैसा खर्च करके हमने चुनाव जीत लिए, कलेक्टरों के प्रभाव में चुनाव जीत लिए। क्या हजारों वोटों के साथ जो तुलसी सिलावट जी, प्रभुराम चौधरी जी चुनाव जीते हैं, इन्हें आप ऐसा मानते हैं कि सरकार ने दबाव बनाकर इनको चुनाव जिताया? लोकतंत्र का अपमान करना कांग्रेस को भलीभांति आता है। वास्तव में कांग्रेस की कलई जनता के बीच में खुल चुकी है। किस तरह से कमलनाथ ने 1.5 साल सरकार चलाई, जिसे ये पता नहीं कि मध्य प्रदेश में कहां पर कौन सी जनजाति निवास करती है, और जिनके समय में विधायक घंटों मिलने के लिए खड़े रहते थे और जो विधायकों से कहते थे कि मेरे पास 25 घंटे नहीं है, मुझे इतने समय में काम करना है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसी भी जिले का दौरा करने नहीं गए, किसी के ओला पाला पड़े हुए खेत पर नहीं गए। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, जिनका दरबार हमेशा विधायकों के लिए और आम जनता के लिए खुला हुआ है, जो विधायकों के साथ भी एक बड़े भाई की तरह, एक गार्जियन की तरह व्यवहार करते हैं, जिनके कामकाज से सब विधायक लोग भी खुश रहते हैं, जनप्रतिनिधि भी खुश रहते हैं। और एक तरफ कमलनाथ जी के समय में वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर विधायकों को भी मिलने के लिए घंटों तक बैठा रहना पड़ता था। वो मध्य प्रदेश की जनता के मन को नहीं समझ पाए, और शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की जनता के मन को पढ़ा है। इसलिए जिसने मन को पढ़ा है वही मध्य प्रदेश का समुचित विकास कर सकता है। कमलनाथ की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार थी, जिसे दिग्विजय सिंह जी चलाते थे, और इसलिए कमलनाथ जी एक मुख्यमंत्री के रूप में भी वो सब नहीं कर पाए जो वो करना चाहते होंगे। लोगों को रोजगार दिया, आपने बताया अस्पतालों में कितनी व्यवस्था की, ये तो बताए। आप विकास की नाम लेने से विकास थोड़ी होगा। सब दिख रहा है दोगने जी, सब मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कौन विकास करने वाला है और कौन विनाश की ओर ले जाने वाला था। चलिए, लेकिन क्या आशीष जी आपको लग रहा है कि अभी फिलहाल जिन मुद्दों पर कांग्रेस बात कर रही है वो सीधे जनता से जुड़ते हैं? महंगाई की आप बात कर लीजिए, पेट्रोल की बात कर लीजिए, खाने के तेल की बात, दालें महंगी हैं, और ये सारी बातें जो हैं वो जनता से सीधे जुड़ रही हैं और जनता कहीं ना कहीं इससे परेशान भी है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या आप तैयारी करेंगे ताकि जनता को राहत दे सके? देखिए, हमने इस देश के आम नागरिक को, इस प्रदेश के आम नागरिक को विकास देने का काम किया है। आज इतनी बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री आवास बने, ये पैसा जो जा रहा है टैक्स के रूप में, वो देश के आम गरीब मतदाता के ऊपर खर्च हो रहा है। हमने 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल मध्य प्रदेश की 5 करोड़ से अधिक जनता को दे रहे हैं। क्या पहले मिलता था? क्या पहले इतने मकान मिलते थे? क्या इतना आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक का इलाज होता था? क्या किसानों को पहले 10,000 रुपए प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में मिलते थे? अगर ये सब हमारी सरकार कर रही है तो कहीं ना कहीं ये गरीब और मध्यम वर्ग को मदद देने का तो काम कर रही है। 85% लघु सीमांत किसानों को यदि 10,000 रुपए प्रतिवर्ष मिल रहा है, उनका गेहूं, चना, मूंग, मक्का समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है, तो क्या ये किसान के हित में अच्छा? आशीष जी, आपके यहाँ मूंग खरीदी होगी बीमा नहीं दिया जा रहा है? जी, आपके यहाँ भी मूंग खरीदा जा रहा है? क्या हरदा में भी खरीदा जा रहा है? लोग परेशान हो रहे हैं मूंग के लिए। अभी कुछ तकनीकी खामी के कारण उसका पोर्टल बंद है, लेकिन मूंग हमने खरीदने का काम किया है। आपकी सरकार ने कितना मूंग खरीदा बताएंगे? आपके कृषि मंत्री हमारे जिले के, ये हरदा के, बहुत अच्छी खरीदी हो रही है, खरीदी नहीं करवा पा रहे, बहुत अच्छी खरीदी हुई है, आपका बीमा भी मिला है। आपके विधानसभा में पूछ ले तो खरीदी होने अभी 3-4 दिन से खरीदी बंद है क्योंकि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन अगले 1-2 दिन में वापस खरीदी चालू होगी। तकनीक खराब कैसे आ गई? इतनी बड़ी सरकार चला रहे हो आप? अरे आपने तो खरीदा ही नहीं। जिन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया वो हमसे सवाल कर रहे हैं। आपने भाई मैं से बात कर रहा, आप सरकार आप चला रहे, आपने मूंग खरीदा क्या मुझे बताइए ना? पिछले आपकी सरकार थी जब आपने मूंग खरीदा क्या? की बजाय आप खुद जवाब दे
ये आपने क्या किया है? चलिए ठीक है, किसानों की क्योंकि बात निकली है तो मैं सुरेश सर का रुख करना चाहूंगी। सर, किसानों को लेकर पहली मर्तबा नहीं है जब ये बात हो रही हो कि हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या वाकई जो छोटा किसान है वो अपने स्तर को सुधार कर पाया है? तमाम वादे हुए कर्ज माफी से लेकर और हम पीछे जाकर देखें, उनके स्तर को सुधारने और बढ़ाने की बातें सरकार में आने से पहले की जरूर जाती हैं, लेकिन शायद उतनी पूरी होती नहीं। देखिए, आज किसान के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा किसानों की तरफ जाता है। और हो क्या रहा है लंबे समय से, मैं समझता हूँ 1-1.5 दशक की बात समझ लीजिए आप। 1.5 दशक से हम जो है केवल उद्योगों के लिए योजनाएं बनती हुई देख रहे हैं जी। और किसानों के लिए जो योजनाएं बनना चाहिए, किसानों के लिए जो काम होना चाहिए, उसमें अभी निश्चित रूप से बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उद्योग के अंदर एक पुर्जे कल पुर्जे तक की जो है बीमा का प्रावधान है, लेकिन यहाँ किसानों के एक खेत का बीमा नहीं होता। वो पटवारी हल्के का होगा या थोड़ा कम ज्यादा करके होगा, लेकिन यदि कोई अच्छा समृद्ध किसान अपने खेत का बीमा कराना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि बीमा कंपनियों को उससे नुकसान होता है जी। तो आप सरकार में है तो सरकार जो है बीमा कंपनियों के लिए थोड़ी है, तो किसानों के लिए है, तो आपको ऐसे प्रावधान करना चाहिए। उत्पादन जो है वो सलीके से बिक जाए और उसके समर्थन मूल्य से ऊपर बिके, क्योंकि व्यापारियों ने एक दिक्कत पैदा कर रखी है कि वो समर्थन मूल्य को ही आम मूल्य मान करके उसके आधार पर खरीदी करते हैं, जबकि समर्थन मूल्य जो है वो न्यूनतम है, उससे ज्यादा बाजार में बिकना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाओं को देखने का काम सरकार को या प्रशासनिक तंत्र जो है उसको करना चाहिए और सरकार को निगरानी रखना चाहिए। आज कर्जे के मामले में बात हो, खाद बीज के मामले में बात हो, तो कहीं न कहीं किसान के बारे में जो होना चाहिए, क्योंकि नकली खाद, नकली बीज ये सब पकड़े जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का काम सरकार का है। क्योंकि किसान जो है वो साल में 2 फसल लेता है या 3 फसल लेता है, उसकी स्थिति ये है कि उसकी एक फसल भी बिगड़ गई तो उसके पास जो है अपने घर को चलाने की व्यवस्था नहीं रहती। इसलिए उसके बारे में एक आम बात तय होना चाहिए कि किसान जो है जो अपना काम कर रहा है, अन्न उपजा करके दे रहा है, उसकी वार्षिक व्यवस्थाओं की चिंता जो है कहीं न कहीं से होना चाहिए। आप उद्योगों को राहत देते हो, उद्योगों की सब्सिडी देते हो, उद्योगों को सस्ती जमीन उपलब्ध कराते हो, उसको सस्ती बिजली उपलब्ध कराते हो, तो यही एक बार मैंने अपने कॉलम में लिखा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक सीधा वाक्य निकाला जाता है, बिजली, सड़क और पानी। लेकिन ये बिजली, सड़क, पानी किसके लिए है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए है? ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों के लिए तैयार किया जाता है। यदि यही बिजली, सड़क और पानी हम किसान की तरफ जो है डाइवर्ट करते 70 वर्ष में, तो आज हमारा किसान समृद्ध होता। चलिए, और वही किसान है जो बार-बार घोषणाओं में, घोषणा पत्र में सबसे ऊपर होता है। तो ऐसे में आशीष जी, क्योंकि आपकी सरकार भी लगातार किसानों के हित की बात करती है, केंद्र सरकार भी कह रही है कि उनकी आय को दोगुनी करेंगे और उस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सुरेश जी ने बताया कि आपको भी लगता है कि अभी बहुत काम करने की जरूरत है। देखिए, खेती का रकबा दिनों दिन कम होता जा रहा है, लेकिन किसानों की आय में निश्चित तौर पर वृद्धि हुई है। मैं आज से पूछना चाहता हूं, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या किसानों के पास इतने सिंचाई के साधन होते थे? क्या इतनी मात्रा में उनको बिजली मिलती थी? क्या इतनी सब्सिडी कृषि यंत्रों पर मिलती थी? आज आप अगर गाँव में घूमेंगे, आम किसान के पास भी जाएंगे, तो आपको लगेगा कि किसान की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से बेहतर हुई है, भी इसी में और काम करने की आवश्यकता है। मोदी जी की सरकार ने कहा है कि किसान की आय को 2022 तक दुगना करेंगे, तो इस दिशा में बहुत सार्थक प्रयास इस देश में हो रहे हैं। आज नकली खाद किसानों को नहीं मिल रहा है, क्या अच्छी खाद की व्यवस्था सरकार ने की है। 0% ब्याज पर हम मध्य प्रदेश में किसान को ऋण दे रहे हैं, समय पर उनको बीमा दिला रहे हैं, और फसल अगर प्राकृतिक आपदाओं से खराब हो रही है तो उनको मुआवजा दिलवा रहे हैं। मंडी में किसान को अच्छा भाव मिल जाए और समय से उसको पैसा मिल जाए, यही किसान को अगर अच्छी मदद हो गई तो निश्चित ही खेती लाभ का धंधा बहुत। चलिए ठीक है दोगने जी, विकास होगा उसके लिए टैक्स जरूरी है, और इसलिए महंगाई अगर बढ़ भी रही है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि विकास जरूरी है। और अगर विकास हो रहा है तो फिर महंगाई का मुद्दा भी खारिज हो जाता है। किसानों के लिए काम किया जा रहा है, उसके प्रयास हो ही रहे हैं, तो फिर और कौन से मुद्दे होंगे जो आप लेकर जनता के बीच जाएंगे? नाजवीन जी, कोई विकास नहीं हो रहा है, किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों की सब्सिडियां खत्म कर दी है, बिजली की क्या हालत है आपको मालूम, बिजली की सब्सिडियां खत्म कर दी है, कृषि यंत्रों की सब्सिडियां खत्म कर दी इन लोगों ने। अच्छा, खाद की सब्सिडियां खत्म कर दी, खाद जो 300 रुपए का मिलता था 1200 रुपए में मिल रहा है। दूसरी चीजें, बीज का अगर देखोगे आप, खरीदी अगर कर रहे हैं तो व्यापारी खरीद रहा है वही कोई 7100 बोल रहे, समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। इसके बाद खरीदी कितने बोल रही, 4000 बिक रहा है मंडियों में।
क्योंकि मजबूरी है उसकी, किसान की क्या करे। अच्छा, किसान को इन्होंने किसान को लोन में लाभ दिया है। आज की स्थिति हम देखें तो किसानों का विकास नहीं हुआ है, इनको विकास दिख रहा है। किसान के ऊपर लोन कितना है ये तो पता लगा है। चलिए, अगर इतनी परेशानियां जो आप गिना रहे हैं दोगने साहब, ये जनता को समझाने या उनकी बात को समझने के लिए आप बीच में भी पहुंचेंगे, जमीनी स्तर पर भी दिखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम जा रहे हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। जमीनी किसान के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। और ये सरकार, भाजपा की सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, सिर्फ ये अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। अभी वर्तमान में देखें कि अडानी के माल खुल रहे हैं, उनके पेट्रोल पंप खुल रहे हैं और उन्हीं के रेट बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए आपके पास मुद्दे भी हैं, कमलनाथ जी भी एमपी छोड़कर नहीं जाने वाले, लेकिन घर को भी एकजुट आप कर लेंगे। घर में जो परेशानियां हैं, आपकी पार्टी में जो अंतर्कलह वक्त वक्त पर सामने आ जाता है, उसको आप दूर कर लेंगे? देखिए नाजून जी, प्रजातंत्र है कांग्रेस पे और अपने अपनी बात रखने का अधिकार है। कांग्रेस अपनी अपनी बात रखते हैं, कांग्रेस के नेता आपस में, इनके जैसे नहीं कि हंटर चलता है कि आपको नीचे बैठ जाओ तो वहां बैठना ही पड़ेगा। या कांग्रेस में ये नहीं, कांग्रेस में प्रजातंत्र है और स्वतंत्र है। कांग्रेस को स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है, बोलते हैं, अपने अपने अधिकार की बात करते हैं और जो समय आता है सब एक साथ काम करते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, ये लोग जबरदस्ती मुद्दा बनाते रहते हैं, उसको मुद्दा ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, प्रजातंत्र और अनुशासनहीनता में कांग्रेस नेताओं को भी फर्क समझना होगा, वरना बार बार यही परेशानी का सबब बन जाता है और बीजेपी को मुद्दा मिल जाता है। फिलहाल इस मुद्दे को यहीं विराम देंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो फिलहाल देखना होगा कि कमलनाथ एमपी में रहकर क्या कमाल दिखा पाएंगे, क्योंकि आने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है, लेकिन जनता के बीच जाने की बात कहने वाली कांग्रेस क्या आने वाले वक्त में जीत का दम भरने वाली कांग्रेस भी कोई कमाल दिखाएगी और कमल को मुरझा पाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।